सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YED के एडिटोरियल क्लास में। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल। आज सुबह के फर्स्ट एडिटोरियल से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। वल्नरेबिलिटी रिमाइंडर इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ बैंकिंग फ्रॉड्स पे एक फाइनेंशियल आर्टिकल है। पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल आपको लग सकता है, लेकिन वैसे बहुत ईजी है ना। शुरू करें। आज थोड़ी सी ग्रामर भी आप देखोगे, वोकैब भी देखोगे, कुछ नए टाइप की। सारा का सारा आप इस क्विज़ पे अप्लाई करोगे। ये आपका क्लोज टेस्ट है, हर रोज़ की तरह क्विज़, हैंडमेड क्विज़ है। तो आपको जो भी सीखना है इस पे अप्लाई करना है, ताकि वीडियो के लास्ट में आपको पता लगे आपने कितना प्रोग्रेस किया। शुरू करें। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। वल्नरेबिलिटी रिमाइंडर। रिमाइंडर तो आप जानते ही हैं, जो चीज़ आपको रिमाइंड करवाए, किसी चीज़ की याद को ताज़ा करवाए। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है आपकी कमजोरी, डिफेंसलेसनेस। जैसे बरसात हो, आपके पास छाता ना हो, अब आप वल्नरेबल हैं पानी के लिए, आपको पानी भिगो के छोड़ेगा। तो वल्नरेबिलिटी का मतलब यही होता है किसी चीज़ के लिए आप में वीकनेस हो, डिफेंसलेसनेस हो, कमजोरी हो। कह रहा है हमारी कमजोरी का रिमाइंडर हमें मिल गया है। अब देखो कौन सी कमजोरी है और कहाँ पे है। बात हो रही है ऑन क्रेडिट रिलेटेड कॉरपोरेट फ्रॉड्स की। हम बात कर रहे हैं क्रेडिट रिलेटेड। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, उधार से बनने वाले कॉरपोरेट फ्रॉड्स की। बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां बैंकों से उधार लेती हैं और बाद में देश छोड़ करके उनके मालिक भाग जाते हैं। यही हमारी वल्नरेबिलिटी है। चलिए इसके टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है डिटेल में। उससे पहले एक अच्छे बच्चे की तरह वीडियो को लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें। कह रहा द RBI नीड्स टू इंश्योर टाइटर ओवरसाइट ओवर लार्ज वैल्यू क्रेडिट रिलेटेड कॉरपोरेट फंड्स। कह रहे जो RBI है ना, हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसको ज़रूरत है नीड्स। अच्छा भाई किस चीज़ की? कि ये इंश्योर करे, ये पक्का करे और ज़्यादा मजबूती वाले टाइटर ओवरसाइट को। ओवरसाइट आप जानते हैं किसी की निगरानी, किसी की सुपरविज़न। तो कह रहे RBI को यही ज़रूरत है कि इसका सुपरविज़न और ज़्यादा टाइट हो। अच्छा सुपरविज़न ओवरसाइट किसके ऊपर? लार्ज वैल्यू क्रेडिट रिलेटेड कॉरपोरेट फ्रॉड्स पे। ऐसे कॉरपोरेट फ्रॉड्स पे, ऐसे प्राइवेट कंपनियों के फ्रॉड्स पे जिनमें लार्ज वैल्यू क्रेडिट इन्वॉल्व होता है, लाखों करोड़ों रुपयों का होता है। तो वैसे तो आप 10,000 रुपये किसी बैंक के लेकर के भाग जाओ तो 10 आदमी आपके घर आ जाएंगे इकट्ठा होकर के पैसे इकट्ठा करने। लेकिन अगर आप 10,000 करोड़ लेके भागोगे ना तो 5 साल तक आपको कोई नहीं पूछेगा। तो RBI को ज़रूरत है बड़े बड़े फ्रॉड्स वालों को पकड़ने की, ना कि छोटे वालों को। समझ गए? RBI की वर्ब है नीड्स। सब्जेक्ट वर्ब आपके सामने मार्क्ड है, बताने की ज़रूरत ना पड़े। ब्लू कलर में सब्जेक्ट, पिंक कलर में उसकी वर्ब। ओवरसाइट निगरानी को बोलते हैं, सुपरविजन को, इंस्पेक्शन को, है ना, मॉनिटरिंग को। एक समरी मैं आपको दे दूं किस बारे में लिखा हुआ आपको पता लगे। समरी ये है कि अभी जो नीरव मोदी है उसको पकड़ के ला रहे हैं। बहुत कंट्रीज़ में वो भागा और अल्टीमेटली इंग्लैंड में वो गिरफ्तार हुआ और इंडिया में अब आने वाला है ना। प्रत्यारोपण संधि उसकी हो गई है, एक्स्ट्राडिशन हो गया है। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है? कह रहा है ऐसे नीरव मोदी हर साल पैदा होते रहेंगे, होते आए भी हैं। करना आपको ये है कि जिस वजह से नीरव मोदी पैदा होता है, जब ये फ्रॉड करते हैं आपको 5 साल बाद पता लगता है। कह रहा है उस टाइम को आप कम कर दो ना। कैसे भी करके कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाओ, बड़ी बड़ी बातें मत करो, कुछ काम करके दिखाओ कि जैसे ही फ्रॉड हो कुछ ही महीने या दिनों में हमें पता लग जाए और दूसरे किसी नीरव मोदी को बनने से पहले ही हम गिरफ्तार कर लें। समझ गए? बस यही आज इसकी समरी है ना। जो करना है जल्दी किया करो, 5-5 साल वेट मत किया करो। समरी को कोशिश करें आप कमेंट सेक्शन में लिख करके डालने की। आज की टोन है एनालाइजिंग और कंसर्न्ड। एनालाइज कर रहा है पूरी घटना को और कंसर्न्ड भी है साथ में, है ना। शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। हमारी हर वीडियो के स्पॉन्सर होते हैं टेक्स्टबुक.com। आप अच्छे से इनको जानते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्ज़ाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। यहाँ पे आपको 300 से ज़्यादा एग्जाम्स के 15,000 मॉक टेस्ट मिलेंगे। सारे के सारे इन्होंने एक पैकेज बनाया हुआ है 299 का। 1 साल की इसकी वैलिडिटी होती है। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे SSC के हर छोटे बड़े एग्जाम के और बैंकिंग के भी सैकड़ों मॉक टेस्ट है, इंडिविजुअल मॉक टेस्ट हर एग्जाम के लिए। इसी तरीके से कोई भी एग्जाम हो, UPSC हो, स्टेट PSC हो, फॉर एनी एग्जाम इन इंडिया यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ मॉक टेस्ट इन दिस सिंगल पैकेज। वैसे इस पैकेज की कीमत है 299 1 साल की वैलिडिटी के साथ। लेकिन आप सभी चैनल व्यूअर्स के लिए कूपन कोड है YET10। ऐप या वेबसाइट से इस पैकेज को बाय करते हुए इस कूपन कोड को यूज़ करें, 10% डिस्काउंट मिलेगा 30 रुपीज़ का फर्दर।
इस पैकेज का बाइंग लिंक है कमेंट सेक्शन में। यूज़ द कूपन कोड टुडे एंड गेट एक्सेस टू 15,000 मॉक टेस्ट अगले 1 साल के लिए। अ बिग थैंक यू टू textbook.com। चलिए, कह रहे द यूके होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल्स रिपोर्टेड डिसीजन टू अलाउ फ्यूजिटिव डायमंड टायर नीरव मोदी's extradition to India 3 years after state-owned PNB Punjab National Bank admitted it had been defrauded to the tune of over rupee 14,000 crore, serves as a reminder of the urgent need to address the banking system's vulnerability to fraud। पूरे आर्टिकल की सबसे लंबी लाइन और सबसे कॉम्प्लिकेटेड लाइन यही है ना। शुरू करते हैं इसको। कह रहा है जो यूके, अब यूके का मतलब उत्तराखंड नहीं है, यहाँ बात हो रही है यूनाइटेड किंगडम की, इंग्लैंड की। कह रहा है इंग्लैंड की जो होम सेक्रेटरी है जिनका नाम है प्रीति पटेल, है ना, भारतीय मूल की महिला है। कह रहा है इनका जो रिपोर्टेड डिसीजन है, इनका कथित तौर पे आया हुआ फैसला है। अच्छा भाई, कौन सा फैसला? अलाउ करने का, इजाज़त देने का इस भगोड़े डायमंड टायर को। फ्यूजिटिव मतलब भगोड़ा, तड़ी पार, और डायमंड टायर का मतलब होता है डायमंड का व्यापारी, बड़ा सक्सेसफुल व्यापारी हो जो, है ना, फ्रेंच वर्ड है डायमंड टायर। कह रहा है इन प्रीति पटेल साहब का, मैडम का जो डिसीजन है कि इसमें अलाउ किया जाएगा इस भगोड़े डायमंड टायर को, नीरव मोदी को, इसके एक्सट्राडिशन को। एक्सट्राडिशन का मतलब होता है प्रत्यारोपण, भारत के किसी गुनहगार को किसी दूसरे देश से पकड़ करके घसीट करके भारत में लाना, है ना, एक्सट्राडिशन कहलाएगा। तो कह रहे ये जो एक्सट्राडिशन का डिसीजन है ना इंडिया की तरफ, और कब होगा ये काम? 3 साल के बाद, जब स्टेट ओन्ड, जब सरकार के द्वारा ओन किया जाने वाला पीएनबी, उसने ऐसा माना, एडमिट किया कि इसको डिफ्रॉड किया गया है, पीएनबी के साथ फ्रॉड हुआ है। और कितना? टू द ट्यून ऑफ 14,000 करोड़। टू द ट्यून ऑफ का मतलब होता है इस अमाउंट तक, इस हद तक, 14,000 करोड़ की तक की हद का। कह रहा है ये जो डिसीजन है ना, ये मैडम का सर्व करता है, ये एक निशान बनता है, एक रिमाइंडर बनता है, एज ए रिमाइंडर। और किस चीज़ का भाई? उस अर्जेंट नीड का जो है एड्रेस करने की, संबोधित करने की, हमारे बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों को, वल्नरेबिलिटी को, और किसके सामने? फ्रॉड के सामने। लोड मत लो, एक बार रिपीट कर देता हूँ, अच्छा सेंटेंस है ये, है ना, है भी ऐसा कि आपको थोड़ा परेशान करे। यूके की होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल का कथित डिसीजन, जिसमें अलाउ किया गया है इस भगोड़े नीरव मोदी के प्रत्यारोपण को इंडिया के लिए, और ये आया है जो कि 3 साल के बाद, जब हमारे स्टेट ओन्ड सरकारी पीएनबी ने एडमिट कर लिया था कि इसको डिफ्रॉड किया गया है, इसके साथ फ्रॉड हुआ है 14,000 करोड़ रुपए का। कह रहा है ये जो डिसीजन है ना कथित तौर वाला, ये सर्व करता है एक रिमाइंडर, ये बनता है एक निशान उस बहुत ही अर्जेंट ज़रूरत का, नीड का, जो है हल लाने की, सोल्यूशन लाने की, एड्रेस करने की, हमारे बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों को, और वो कमजोरियाँ जो हैं फ्रॉड के सामने। वैसे बहुत बैंकिंग सिस्टम मजबूत है, लेकिन अगर आपके मन में आ गया आप फ्रॉड करना चाहो तो आप कर ही लोगे, इंडिया में कोई रोकने वाला नहीं है। समझ गए? अब सब्जेक्ट वर्ब को मिलाएंगे। डिसीजन यहाँ रखा है, वर्ब यहाँ रखी है। डिसीजन की वर्ब है सर्व्स, पीएनबी की वर्ब है एडमिटेड, इट की वर्ब है हैड बीन डिफ्रॉडेड, पैसिव वॉइस में। डायमंड टायर मैंने आपको बता दिया, सक्सेसफुल बिजनेसमैन को बोलते हैं जो डायमंड का व्यापारी हो। डिक्शनरी में वर्ड शायद नहीं मिलेगा ना, फ्रेंच वर्ड है। फ्यूजिटिव मतलब तड़ी पार, भगोड़ा, एस्केपी, डिजर्टर, देश से भागा हुआ। एक्सट्राडिशन प्रत्यारोपण बोलते हैं, डिपोर्टेशन बोल सकते हो, बाहर से घसीट करके भारत के किसी गुनहगार को भारत में लाना। और कुछ है नहीं, चले आगे। वल्नरेबिलिटी मतलब कमजोरी आपकी, है ना। कह रहे इंडियाज लैंडर्स हैव हैड टू कंटेंड नॉट ओनली विथ अ साइजेबल शेयर ऑफ सॉर लॉन्स बट ऑल्सो ए ग्रोइंग नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ फ्रॉड्स। ये सेंटेंस थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता है ना, इसमें 2 ग्रामर रूल आएंगे, पहले आप कोशिश करो अगर आप खुद से इम्प्रूव कर पाओ इसको तो। कह रहे इंडिया के जो लैंडर्स हैं, लैंडर कौन होते हैं भाई? जो लैंड करें। लैंड करने का मतलब है उधार देना, तो इंडिया के लैंडर का मतलब है इंडिया के बैंक्स। कह रहे इंडिया के जो लैंडर्स हैं ना, उनको करना पड़ा है कंटेंट विद, ये हैव हैड, हैज़ हैड, हैड, वैसे तो करवा चुका हूँ, फिर करवा दूंगा अभी, है ना। इसका मतलब ये समझ लो आप, इनको करना पड़ा है, आज नहीं कई सालों से। तो इंडिया के बैंकों को करना पड़ा है कंटेंट विद। कंटेंट विद करने का मतलब होता है किसी चीज़ से जूझना, किसी चीज़ का सामना करना। नॉट ओनली मतलब ना केवल। तो कह रहे ना केवल इनको जूझना पड़ा है एक बहुत ही साइजेबल शेयर का। साइजेबल मतलब जो बहुत बड़ा हो, शेयर मतलब हिस्सा। और ये शेयर किसका है? सौर लोन्स का। सौर मतलब खट्टा, लोन मतलब कर्ज। खट्टे कर्ज वो कर्ज होते हैं जो आप कर्जा ले लो और बाद में देने का नाम ना लो, है ना। आपका जो कर्ज है वो बैंक की नज़र में सौर हो गया, खट्टा हो गया। तो कह रहे इंडिया के बैंकों को ना केवल ऐसे खट्टे लोनों को कंटेंट विद करना पड़ा है, उनका सामना करना पड़ा है, बट ऑल्सो, अच्छा दूसरी किस चीज़ का? बट ऑल्सो बढ़ते हुए नंबर और
क्यूमुलेटिव वैल्यू को भी करना पड़ा जो है फ्रॉड्स का। तो ना केवल हमारे यहाँ पे लोग खट्टे लोन लेते हैं, मतलब लोन लिया और उसके बाद जो है 2-2 3-3 महीने तक अपनी ईएमआई नहीं दी, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि लोन लेकर के देश छोड़ करके भाग भी जाते हैं ना। तो ग्रोइंग नंबर हो रहा है, क्यूमुलेटिव वैल्यू हो रही है, फ्रॉड्स की बढ़ता जा रहा है। थोड़ा मुश्किल सेंटेंस था, समझता हूँ मैं। अब आ जाओ सेंटेंस को अपने ब्रेक करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, हर वर्ड को देखेंगे, ग्रामर रूल को। लेंडर की वर्ब है हैव हैड। अब ये हैव हैड क्या होता है? वैसे तो अच्छे से आना चाहिए आपको, अभी तक बहुत पुराने अगर आप चैनल पे हो तो मैं सारा ग्रामर आपको करवा चुका हूँ, है ना। एक बार इसको समझते हैं फिर से नए नज़रिए से। हैज़ जो वर्ब है ना, हैव बोल दो, हैज़ बोल दो, हैड बोल दो, इसके 3 मीनिंग होते हैं। पहला, किसी चीज़ को रखना, आई हैव मनी, आई हैव ए पेन, है ना, किसी चीज़ को पजेस करना। दूसरा, किसी चीज़ को खाना, वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट, हम ब्रेकफास्ट को हैव कर रहे हैं, मतलब खा रहे हैं, खाने पीने के लिए भी हैव। और तीसरा, किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना, किसी चीज़ का अनुभव लेना, वी हैड अ ग्रेट टाइम, हमने एक्सपीरियंस किया बहुत ही ग्रेट टाइम को। अगर आप इतना समझ गए ना तो हैज़ हैड हैव हैड आपको समझ में आ जाएगा। शी हैज़ वेल्थ, सिंपल सेंटेंस है, वो पजेस करती है वेल्थ को, उसके पास पैसा है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में अगर मैं यूँ लिख दूँ ना, शी हैज़ वेल्थ, और इसके आगे लगा दूँ फॉर 10 ईयर्स, अब ये सेंटेंस में दिक्कत हो जाएगी आपको। आप जानते हैं सिंस फॉर तब आता है जब सेंटेंस में परफेक्ट लगाओ, परफेक्ट कंटिन्यूस हो, परफेक्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, कंटिन्यूस परफेक्ट हो, परफेक्ट होना चाहिए, है ना। सिंस फॉर तभी लगेगा। जैसे ही मैंने फॉर लगाया, इस सेंटेंस को मुझे परफेक्ट में बदलना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, इस शी से पहले एक हैज़ और लगा दूंगा, ऐसे ही बनता है ना परफेक्ट। हैज़ हैव को लगा दो हेल्पिंग वर्ब को, लेकिन जैसे ही आप हैज़ लगाओगे ना, आपको याद आएगा इस हैज़ को भी V3 में बदलना पड़ेगा। अब ये हैज़ जो है ना पजेस करने वाली, ये बन गई हैड। तो क्या सेंटेंस बना, शी हैज़ हैड वेल्थ फॉर 10 ईयर्स। समझ रहे हो मेरी बात को, हैज़ हैड हैव हैड 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 ऐसा ही बनता है। आपको परफेक्ट बनाना पड़ता है, परफेक्ट बनाने के चक्कर के अंदर आप हैज़ हैव और हैड के बाद में हैड को ऐड कर देते हो। दूसरा देखो, दे हैव टोस्ट फॉर ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट में टोस्ट खाते हैं। मान लो मैं कह रहा हूँ फॉर पास्ट 10 ईयर्स या 10 डेज़, पिछले 10 दिनों से खाते आ रहे हैं, आज की बात नहीं है, खाते आ रहे हैं वो। अगेन वही काम करना है, दे के लिए मुझे लगाना है हैव। अब 2 हैव एक साथ हो गए, इस हैव के बाद में V3 लगा दो, ये बन गई V3। दे हैव हैड टोस्ट फॉर ब्रेकफास्ट फॉर 10 ईयर, तो यहाँ बना हैज़ हैड, यहाँ बन गया हैड हैव हैड, है ना। अब देखो, वी हैड अ ग्रेट टाइम टुगेदर, हमने एक्सपीरियंस किया बहुत ही अच्छे वक्त को। मान लो इसके बाद एक दूसरा क्लोज लगा दूँ, बिफोर वी सेपरेटेड, इससे पहले कि हम अलग हो गए। आप जानते हो जब भी पास्ट इंडेफिनिट वाला क्लोज आ जाए तो पहले वाले क्लोज में पास्ट परफेक्ट को डालना होता है। अब इस हैड से पहले हम एक और हैड को डाल के इसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। तो वी हैड हैड अ ग्रेट टाइम टुगेदर, अ निकाल देना भले, ग्रेट टाइम टुगेदर बिफोर वी सेपरेटेड, समझ गए ना। तो इस तरह से हैज़ हैड, हैव हैड और हैड को आप बनाएंगे। ट्रिक एक ही है, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो एक ही टाइप का बनता है। इस पर एक तो ये जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, ये आएगी सब्जेक्ट के हिसाब से, तो शी के साथ में हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। दूसरा ये बनता है कि हमेशा बाद में हैड ही आएगा, हैव के बाद में कभी हैज़ नहीं देखोगे। समझ रहे हो मेरी बात को, तीनों केस के अंदर आप बाद में हैड ही देखने वाले हो, इसी पे क्वेश्चन बार बार बनेंगे। चलो आगे बढ़े। अब इसमें 2 ग्रामर रूल थे, देखो एक तो मैंने आपको करवा दिया डिटेल में, है ना। वैसे मेरा डिटेल में जाने का मन नहीं था, चलो फिर भी करवा ही देता हूँ, है ना। अब दूसरा वाला देख लो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली और बट ऑल्सो की पोजीशन हमेशा फिक्स्ड होती हैं। आपको पोजीशन देखनी है और उसकी पोजीशन के हिसाब से इनको शफल करना है। ट्रिक ये है कि जो नॉट ओनली के बाद आएगा वही बट ऑल्सो के बाद आना चाहिए। इसके बाद में वर्ब तो इसके बाद में वर्ब, इसके बाद में नाउन तो इसके बाद में नाउन, समझ गए। दे हेल्प्ड नॉट ओनली अस बट ऑल्सो गेव एनकरेजमेंट। देखने में सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, ना केवल उन्होंने हमारी मदद की बल्कि हमें एनकरेजमेंट भी दिया। नॉट ओनली के बाद में क्या आ रहा है, अस, बट ऑल्सो के बाद में क्या आ रहा है, गेव। यहाँ पे क्या आ रही है भाई, वर्ब आ रही है। अगर यहाँ वर्ब आ रही है बट ऑल्सो के बाद, तो नॉट ओनली के बाद भी वर्ब आनी चाहिए, वर्ब रह गई पीछे। तो क्या करूँ, इस नॉट ओनली को उठाओ और वर्ब से पहले रख दो। दे नॉट ओनली हेल्प्ड अस बट ऑल्सो गेव एनकरेजमेंट, सिंपल है ना। वैसे दूसरा देख लो, दे नॉट ओनली हेल्प्ड अस बट ऑल्सो आवर नेबर्स, उन्होंने ना केवल हमारी मदद की बल्कि हमारे पड़ोसियों की भी कर गए। अब देखो दिक्कत क्या है, बट ऑल्सो के बाद क्या आ रहा है, नेबर्स। आवर एक एडजेक्टिव है, नेबर्स एक नाउन है, आवर नेबर्स एक पूरा नाउन हो गया। बट ऑल्सो के बाद में नाउन है और नॉट ओनली के बाद में वर्ब। क्या करें भाई, नाउन जो है ना, नाउन, इससे पहले नॉट ओनली को उठा के ले आओ। तो नॉट ओनली को उठाया, यहाँ से उठाया, उठा के पटक दिया यहाँ। दे हेल्प्ड नॉट ओनली अस बट ऑल्सो आवर नेबर।
अब कोई ये मत बोलना सर एडजेक्टिव कैसे आ गया, एडजेक्टिव तो नाउन का चेला होता है, नाउन के साथ में आता है, बट ऑल्सो के बाद में तो नाउन ही आ रहा है नेबर्स, जैसे नॉट ओनली के बाद में अस आ रहा है। अब तीसरा देख लो, दे नॉट ओनली हेल्प्ड अस बट ऑल्सो देयर एक्शंस एनकरेज्ड अस। उन्होंने ना केवल हमारी मदद की बल्कि उनके एक्शंस ने हमें एनकरेज भी किया। अब इस सेंटेंस को आप कैसे भी नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे हेल्प करने वाले भी दे थे, यहाँ पे सारा काम इन्होंने किया था, है ना, दे ने। तो यहाँ पे काम करने वाले दो लोग हैं, पहला काम करने वाला है दे, दूसरा काम करने वाला है देयर एक्शंस। अगर ऐसा केस बने तो आप नॉट ओनली को शुरू में लाएंगे। जब दोनों ही डूअर अलग हों क्लोज के अंदर तो नॉट ओनली आएगा किसके अंदर, शुरू में। नॉट ओनली दे हेल्प्ड अस बट ऑल्सो देयर एक्शंस एनकरेज्ड अस। अब यहाँ पे ग्रामर रूल और ट्रिगर हो जाएगा। नॉट ओनली अगर क्लोज के शुरू में आ जाए तो क्लोज में होता है इन्वर्जन, नेगेटिव एडवर्ब बोलते हैं। तो दे हेल्प्ड में से हेल्पिंग वर्ब को निकाल लो, हेल्पिंग वर्ब को दे से पहले रख दो डिड, और हेल्प को बदल दो हेल्प में। समझ गए, नॉट ओनली डिड दे हेल्प अस बट ऑल्सो देयर एक्शंस एनकरेज्ड अस। समझ गए ना, सिंपल सही है, कुछ ज़्यादा नहीं है, चीज़ें बहुत सारी होगी एक के बाद एक, अगर आप नोट डाउन करोगे तो इजीली आप कर सकते हो, है ना। तो नॉट ओनली के बाद में इन्वर्जन आना चाहिए, अगर नॉट ओनली शुरू में आ जाए तो, है ना, शुरू में आ गया इन्वर्जन हमने कर दिया। चलो आगे बढ़े, बस इतनी ग्रामर थी आज वाले में ना, मोटा मोटा सारा ग्रामर इसमें आपने कर लिया। द RBI noted in its latest annual report in August last year that the total number of cases of fraud, minimum size of rupee 1 lakh at banks and financial institutions rose 28% by volume and surged 159%, or more than 2.5 times by value to rupee 1.8.5 lakh crore in 12 months ended March 31st, 2020। कुछ भी नहीं है, सेंटेंस में सिर्फ आंकड़े हैं। RBI ने नोट किया अपनी सबसे नई एनुअल रिपोर्ट में, लेटेस्ट का मतलब है लास्ट जो आई थी, है ना, उसके बाद कोई और नहीं आई। अब ये रिपोर्ट कब आई थी, अगस्त में आई थी पिछले साल। अच्छा क्या माना RBI ने, दैट वो ये माना कि जो टोटल नंबर है ना, जो टोटल आंकड़ा है, और किसका, केसेस ऑफ फ्रॉड का, फ्रॉड के केसेस का। और कौन से फ्रॉड, 1 लाख रुपए से ज़्यादा वाले, 1 लाख रुपए से कम वाले की बात RBI करता ही नहीं है। और कहाँ पे, एक तो बैंक्स में और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। RBI ने माना कि जो टोटल नंबर है ये रोज़ कर गया, बढ़ गया 28% से वॉल्यूम के अंदर। समझ गए ना, तो पहले 100 केस होते थे, अब हो रहे 128 केस, और सर्च कर गया 159%, है ना, 159%। ये है 2.5% से ज़्यादा, 2.5 टाइम से ज़्यादा, है ना, मतलब पहले 100 थे अब 259 हो रहे हैं, तो 2.5 गुना हो गया ना। और ये सर्च कहाँ तक किया, ये वैल्यू कर गया 1.85 लाख करोड़ की 12 मंथ में, और जो 12 मंथ ख़त्म हुए थे 31 मार्च 2020 को। तो अगर आप नंबर्स को देखो केसेस को तो 128% हो गए हैं, और अगर आप कितना पैसा फ्रॉड में गया उसको देखो तो 2.5 गुना फ्रॉड ज़्यादा हो रहे हैं पिछले 1 साल के अंदर, RBI की रिपोर्ट का कहना था। समझ गए, रिपीट नहीं करेंगे, नंबर की वर्ब है रोज, RBI की वर्ब है नोटेड। कह रहा while the ongoing COVID-19 pandemic may have likely skewed the cognizance of fraud since then, the trend from the preceding years is deeply troubling from the multiple perspectives। अब बता रहा है अगस्त 2000 मार्च 31 के बाद 20 के बाद में क्या हुआ, है ना। कह रहे जहाँ पे ऑन गोइंग जो पैंडमिक है, अभी चालू जो महामारी है, ऑन गोइंग का मतलब है जो अभी करंट में चल रही हो, तो कह रहे जहाँ पे अभी करंट की जो महामारी है कोविड-19 की, उसने हो सकता है स्लो कर दिया हो कॉग्निसेंस को, नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को फ्रॉड्स की सिंस देन, तब से। कह रहे जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोविड के बाद हमें फ्रॉड के बारे में पता ना लग रहा है, क्योंकि सारा देश तो वैक्सीन और उसमें लगा हुआ है ना। कह रहे वहीं पे जो ट्रेंड है ना प्रीसीडिंग ईयर्स से, पिछले सालों से, वो बहुत ही ट्रबलिंग है, डीपली ट्रबल करने वाला है। और कैसे भाई, कई मल्टीपल पर्सपेक्टिव से, कई नज़रियों से। तो कह रहे कोविड के चक्कर में हो सकता है नए फ्रॉड्स के बारे में हमें देरी से पता लगे, फ्रॉड्स तो हो रहे हैं, कह रहे ये बात तो ठीक है, लेकिन ट्रेंड हमारा अभी यही कहता है कि चाहे कोविड हो रहा हो, फ्रॉड तो हो ही रहे हैं, और कई पर्सपेक्टिव से हम जो हैं ट्रबल के अंदर हैं। समझ गए, ऑन गोइंग जो चालू है, पैंडमिक की वर्ब है मे हैव लाइकली स्लोड, कॉग्निसेंस का मतलब होता है किसी चीज़ की अवेयरनेस, किसी चीज़ की नॉलेज, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है व्यू पॉइंट, नज़रिया, माइंडसेट। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पीछे रह गया, मैंने क्या वो क्विज में डाल दिया तो बाद में आपको दिक्कत ना हो। कंटेंट विद है ना, कंटेंट विद, ये कोप विद भी होता है, ये डील विद भी होता है, ये ग्रैपल विद भी होता है, टैकल विद भी होता है। सबके साथ में विद लगा रहा हूँ, टैकल के साथ में जानबूझ के लगाया है, कभी लगा के मत आना। कंटेंट विद, कोप विद, डील विद, ग्रैपल विद और टैकल बिना विद के, सबका मतलब होता है किसी चीज़ का सामना करना। कोप के साथ में एक अक्सर गलती होती है, कोप अप विद लगा के आते हैं लोग, कोप के साथ में कभी भी अप को ना लगाया जाए।
तो ये क्विज़ में आएगा, तो मैंने भूल गया था, मैंने कहा बता ही देता हूँ आपको, है ना। फिर से कह रहा विच फ्रॉड्स मेनली अकरिंग इन द लोन पोर्टफोलियो, द RBI ऑब्जर्व्ड दैट देयर वाज ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लार्ज वैल्यू फ्रॉड्स with the top 50 credit rated frauds constituting 76% ऑफ द टोटल अमाउंट। अब बता रहा है कि देश में जो सारा फ्रॉड करने वाले हैं वो 40-50 लोग ही हैं। कह रहे विद के साथ ही, और किसके, फ्रॉड्स के मुख्यतः मेनली अकर होने के साथ ही, टेक प्लेस होने के साथ ही, और कहाँ पे, लोन पोर्टफोलियो में, लोन के डिपार्टमेंट में। तो हमारे देश में फ्रॉड जो है सिर्फ लोन के नाम पे ही होता है ना। तो कह रहे इस चीज़ के होने के साथ ही RBI ने ऑब्जर्व किया कि एक कंसंट्रेशन था। कंसंट्रेशन का मतलब होता है चीज़ों का इकट्ठा हो जाना, एक जगह एग्रीगेट, एक्यूमुलेट या गैदर हो जाना। तो क्या RBI ने ऑब्जर्व किया कि एक बहुत बड़ा गैदरिंग था, कंसंट्रेशन था, और किसका, लार्ज वैल्यू फ्रॉड्स का। और कैसे, जो टॉप 50 क्रेडिट रेटेड फ्रॉड्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 76% टोटल अमाउंट का। अगर देश में 1 लाख करोड़ के फ्रॉड हो रहे हैं ना, तो उसका 76% जो है सिर्फ 50 ही बिजनेसमैन लेकर के बैठे हैं। तो ये 40-50 ही हैं देश के जो है दुश्मन, इनको आप पकड़ लो, सारे मोटे मोटे जो है फ्रॉड खत्म हो जाएंगे देश के। कहने का मतलब ये वॉज जो वर्ब है, इसका सब्जेक्ट है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, एग्रीगेट होना, है ना। कह रहा ऑल्सो डिस्पाइट द सेंट्रल बैंक हैविंग क्रिएटेड अ फ्रेमवर्क टू फैसिलिटेट द प्रिवेंशन इफ नॉट अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग ऑफ सच फ्रॉड्स, द एवरेज लैग इन डिटेक्टिंग दीज ट्रांजेक्शंस वॉज 24 months ड्यूरिंग 1920। अब बता रहा है गलती किससे हो रही है। कह रहा साथ ही साथ ऑल्सो, डिस्पाइट बावजूद, सेंट्रल बैंक के क्रिएट कर देने के बाद, हैविंग क्रिएटेड, हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, परफेक्ट पार्टिसिपल को। पार्टिसिपल की वीडियो देख लेना, अच्छे से करवा चुका हूँ। कह रहा बावजूद सेंट्रल बैंक के क्रिएट कर देने के बाद, किसको, एक फ्रेमवर्क को, एक ढांचे को। अच्छा, किस लिए, कि फैसिलिटेट किया जाए, आसान बनाया जाए, और किसको, प्रिवेंशन को, रोकने को। अच्छा, और अगर नहीं, इफ़ नॉट, अर्ली डिटेक्शन को और प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग को सच फ्रॉड्स की। तो RBI ने एक ढांचा भी बना लिया है कि कैसे फ्रॉड्स को रोकने का काम किया जाए, है ना। डिटेक्शन तो चलो मुश्किल है, थोड़ा पकड़ना मुश्किल होता है, और रिपोर्टिंग उसके बाद में और भी मुश्किल होती है। कह रहा बावजूद इस चीज़ के, कह रहा जो एवरेज लैग है, जो एवरेज टाइम डिफरेंस है, लैग का मतलब होता है टाइम डिले, किस में, डिटेक्ट करने में इन ट्रांजेक्शंस को। कह रहा वो था 24 महीना 19-20 के दौरान। तो अगर आप आज 19-20 में जिस आदमी ने फ्रॉड किया है उसका पता लगेगा 21-22 में, 24 महीने बाद जाकर के RBI को पता लगता है कि फ्रॉड हुआ है। उसके बाद तो वो केस जो है बनाना शुरू करते हैं। तो कह रहे पूरा सब बना चुका है RBI, लेकिन सही तरीके से पकड़ नहीं पाता। समझ गए, फ्रेमवर्क मतलब ढांचा, स्ट्रक्चर, फाउंडेशन। कह रहे एंड मोस्ट डिस्टर्बिंग वॉज द RBI's फाइंडिंग दैट इन केसेज ऑफ साइजेबल फ्रॉड्स वेयर द सम इन्वॉल्व एक्सीडेड ₹100 करोड़, द एवरेज लैग वॉज 63 months और मोर देन 5 years। अब ये बहुत ही एब्सर्ड बात है ना, बड़ी बचकानी बात है। कह रहा सबसे एब्सर्ड डिस्टर्बिंग बात यही है RBI की वो फाइंडिंग दैट, कि वो जो केस जिसमें बहुत बड़ा फ्रॉड होता है, साइजेबल फ्रॉड होता है ना, ऐसे नहीं कोई 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए, मोटा फ्रॉड होता है। और जहाँ पे जो सम है, जो टोटल अमाउंट है, वो इन्वॉल्व जो होता है वो एक्सीड करता है 100 करोड़ से ज़्यादा। कह रहा वहाँ पे ना एवरेज टाइम डिले था, लैग था 63 महीने का या 5 साल से ज़्यादा का। तो 5 साल बाद तो बैंक को पता लगता है कि 100 करोड़ रुपया फला आदमी लेकर के हमारा भाग गया है ना। उसके बाद वो आदमी कहाँ दुनिया के किस कोने में होगा, किसको पता। समझ गए, यहाँ पे मोस्ट से पहले द लगाना चाहिए, द मोस्ट डिस्टर्बिंग। यहाँ पे आप सुपरलेटिव डिग्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसने ओमिट कर दिया है। एक्सीड करना मतलब आगे होना, ज़्यादा होना किसी चीज़ से। लैग आप जान गए हैं, टाइम डिले, और इसमें कुछ है नहीं। चलिए आगे बढ़े। कह रहा वाइल द पब्लिक सेक्टर बैंक्स या PSBs have had to bear the brunt of hit from the fraudulent borrowing, they accounted for an almost 80% share in 19-20. The private sector lenders outpaced their peers both in terms of numbers of cases and increase in value of frauds। ये अजीब सा लगेगा, लंबा सेंटेंस पर छोटा है वैसे, मतलब मुश्किल नहीं है। इसको एक काम करो आप, बीच में हाइफन और ये वाला हाइफन इसको कर दो अलग, बाकी वाले को पढ़ लो, फिर इस वाले को जोड़ेंगे अपने, है ना, ताकि आपको समझ में आए। कह रहे जहाँ पे PSB जो हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं, मतलब सरकारी बैंक जो हैं, कह रहे उनको हैव हैड। अब देखो हैव हैड ऊपर जो सीखा था आपने, किसी काम को आपको करते आते रहना है ना। तो कह रहे इन बैंकों को करते आते रहना पड़ा है बेयर द ब्रंट को। अब ये क्या होता है भाई, देखिए बेयर का मतलब होता है सहना, और बर्न का मतलब होता है ब्रंट का मतलब होता है किसी चीज़ के बैड कॉन्सिक्वेंसेस। कह रहे जहाँ पे सारे जो बैड कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सहने आते रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, और ये कॉन्सिक्वेंसेस किस चीज़ के हैं,
उस हिट के, उस चोट के जो आती है फ्रॉडुलेंट बोरविंग से, जो आती है फ्रॉड वाले कर्जे से। अब बीच वाला छोड़ रहा हूँ, कह रहे जहाँ ऐसा है, जो प्राइवेट सेक्टर लेंडर जो है ना, जो प्राइवेट बैंक जो हैं, उन्होंने आउट पेस कर दिया, पीछे छोड़ दिया, सरपास कर दिया अपने पीयर्स को, अपने समकक्ष लोगों को। और कैसे? कह रहे दोनों ही तरीके से, बोथ इन टर्म्स ऑफ इस रूप में नंबर ऑफ केसेस के और इंक्रीज में वैल्यू ऑफ फ्रॉड्स में। अब इस सेंटेंस में थोड़ी गहरी बात है। कह रहा वैसे तो मोटे मोटे जो फ्रॉड है ना वो पब्लिक सेक्टर बैंक में होते हैं, सरकारी बैंकों में, इन्हीं ने सबसे ज़्यादा जो है नुकसान भुगता है फ्रॉड्स का। कह रहा है लेकिन 19-20 में थोड़ी सा मामला बदल गया है। क्या हुआ है? अब प्राइवेट सेक्टर बैंक जो हैं इनको पीछे छोड़ रहे हैं, इनमें नंबर ऑफ केस जो है इनसे ज़्यादा आ रहे हैं 1 साल से, और इंक्रीज़ जो है ना इनमें आ गया है। हालांकि अभी भी पीछे हैं, लेकिन फ्रॉड की वैल्यू में प्राइवेट सेक्टर में इंक्रीज़ हो रहा है। 19-20 के अंदर हमने ऐसा देखा। समझ गए मेरी बात को? अभी भी है तो इनके ज़्यादा, लेकिन इंक्रीज़ हो रहा है इनके अंदर। अब बीच वाला डाल दो बीच में, दे अकाउंटेड फॉर एन ऑलमोस्ट 80% शेयर इन 19-20। ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इन्होंने अकाउंट फॉर किया, ये हिस्सा बने, और किसका? लगभग 80% शेयर का 19-20 के अंदर। तो 19-20 में भले ही 80% इनका हो, लेकिन इनका जो 20% है ना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है प्राइवेट वालों का, सरकारी जो है वालों के मुकाबले में। समझ गए? अब आ जाओ उसमें देखने वाली चीज़ें। बैंक्स की वर्ब है हैव हैड, बेयर द ब्रंट का मतलब है टू पुट अप विद बैड आउटकम्स, किसी चीज़ के बुरे कॉन्सिक्वेंसेस को झेलना। इसके लिए एक और ईडियम होती है, मैं लिख ही देता हूँ, फेस द म्यूज़िक। ठीक है, फेस द म्यूज़िक का मतलब ये होता है मार को झेलना। फ्रॉडुलेंट मतलब फ्रॉड भरा हो, आउट पेस करना मतलब पेस में किसी को पीछे छोड़ देना, पेस मतलब रफ्तार। जब आप आउट पेस करते हैं, किसी को आप बीट कर देते हैं, सरपास कर देते हैं, उससे आगे निकल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाउंट फॉर का मतलब होता है हिस्सा बनना या रिस्पॉन्सिबल होना। सॉफ्टवेयर अकाउंट फॉर 40% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स। सॉफ्टवेयर जो हैं इक्वल टू हैं या हिस्सा बनते हैं इंडिया के 40% एक्सपोर्ट्स का। और दूसरा वाला मीनिंग, एवरी वन हैज़ टू अकाउंट फॉर वंस डीड्स। हर इंसान को अकाउंट फॉर करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है अपने कर्मों के लिए, अपनी डीड्स के लिए। तो अकाउंट फॉर जो है फ्रेजल वर्ब दोनों ही मीनिंग को रखती है। कह रहा है इवन ग्रांटिंग दैट fraud at a single private lender skewed the increase in cumulative value of transaction that year. A 5-fold surge in value to rupee 34,211 crore was on the back of 34% jump in the number of fraud cases at these banks, while the PSB suffered only a 24% increase. अब देखो बता रहा है प्राइवेट सेक्टर में कैसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। कह रहा है इवन ग्रांटिंग, ग्रांट करने का मतलब होता है मान लेना, दे देना या मान लेना, दोनों मतलब होता है ग्रांट का। तो कंसीडर करने वाली बात हो रही है। कह रहा है यहाँ तक कि कंसीडर करते हुए, ग्रांट करते हुए किस चीज़ को भाई, कि जो फ्रॉड है ना एक सिंगल प्राइवेट लेंडर में, एक सिंगल प्राइवेट बैंक में, कह रहा है इस फ्रॉड ने स्क्यू कर दिया, झुका दिया इस इंक्रीज़ को, इस बढ़त को, और किस में? क्यूमुलेटिव वैल्यू में, टोटल वैल्यू में, और किसकी? ट्रांजैक्शंस की उस साल के अंदर। कह रहा मानते हैं प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ एक ही बैंक है जिसमें बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था 19-20 में, जिसकी वजह से सारे प्राइवेट सेक्टर बदनाम हुआ। कह रहा मानते हैं इस चीज़ को। कह रहा वहीं पे जो एक 5% का, 5 फोल्ड का मतलब 5 गुना का, कह रहा वहीं पे जो 5 गुना का जो सर्ज था वैल्यू में, जो 34,200 करोड़ का हो गया, ये जो था ना सर्ज, ये जो उछाल था, ये बैक ऑफ पे आया, ये सवार होके आया 34% जंप पे, और किसके अंदर? नंबर ऑफ फ्रॉड केसेस में इन बैंकों के अंदर, जहां पे प्राइवेट जो पब्लिक बैंक जो हैं, सरकारी बैंक जो हैं, उन्होंने 24% इंक्रीज़ को सहा। समझ लो क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है अगर कोई यूँ बोल दे कि एक प्राइवेट बैंक में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था, इस वजह से सारे प्राइवेट बैंक को आप मत घसीटो, बोले मान लेते हैं इस बात को, लेकिन अब अगर फ्रॉड की वैल्यू की बात मत करो, फ्रॉड के नंबर की बात करो, तो ये जो सारा फ्रॉड आया ना 34,200 करोड़ का प्राइवेट बैंकों में, ये सवार होकर क्या है 34% इंक्रीज़ पे, जो था फ्रॉड के केसेस में, नंबर ऑफ केसेस में, जबकि सरकारी बैंकों में सिर्फ 24% इंक्रीज़ ही हुआ है। तो ओवरऑल नंबर ऑफ फ्रॉड केसेस भी प्राइवेट बैंक्स में बढ़ रहे हैं। ऑन द बैक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ पे सवार होके आना। कह रहा दीज फैक्ट्स आर स्पेशली जर्मेन व्हेन वन कंसीडर्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ बीन ऑन मिशन मोड इन ट्राइंग टू एक्सपेडाइट द कंसोलिडेशन अमंग द PSBs and is ultimately looking at opening up the sector as a whole to greater private sector participation. अब बता रहा है आगे चिंता की बात। कह रहा है ये जो सारे फैक्ट्स हैं ना, ये खास करके जर्मेन है। ये जो ऊपर इसने पूरी कहानी आपको इतना दम लगा के बताई है, कह रहा है ये कहानी इसीलिए रेलेवेंट है। जर्मेन का मतलब होता है रेलेवेंट, एकदम अप्रोप्रिएट। कह रहा है इसीलिए अप्रोप्रिएट है जब
कोई भी इंसान इस चीज़ को कंसीडर करेगा दैट वो ये कि सरकार जो है मिशन मोड में आ गई है, सरकार पूरा मन बना के बैठी है और किस काम को ट्राई करने को एक्सपेडाइट करे, ट्राई करने में कि इस चीज़ को तेज़ करे और किसको कंसोलिडेशन को इकट्ठा करने को, और किन के बीच में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। तो सरकार ने पूरा मन बना रखा है कि 5 सरकारी बैंकों को पकड़ पकड़ के एक बैंक बनाएंगे। कह रहे हैं ये सारी जो फैक्ट्स है ना इस मामले में बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, इनकी बात हमें करनी चाहिए। और कह रहे हैं यही सरकार जो है ना वो अल्टीमेटली लुक एट भी कर रही है, देख भी रही है, और किस पे, ओपन अप करने को सेक्टर पे, इस सेक्टर को खोलने को, और कैसे, एज अ होल पूरी तरह से, और किसके लिए, और ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के लिए। तो सरकार क्या कर रही है, 4-5 बैंक को पकड़ेगी, एक बैंक बना देगी, फिर 5 साल बाद क्या बोलेगी, ये बैंक को प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। तो कह रहे सरकार तो उतारू है इस चीज़ पे। अब अगर ऐसा देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में ही फ्रॉड ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये फैक्ट्स अपने आप में बड़े जर्मेन हो जाते हैं, रेलेवेंट हो जाते हैं आज के डेट में, क्योंकि अगर यहीं फ्रॉड हो रहे हैं तो आगे तो प्राइवेट सेक्टर में ही बैंक सारे के सारे काम करने वाले हैं, है ना। एक्सपेडाइट का करने का मतलब होता है क्विक करना, किसी चीज़ को तेज़ी में लाना, हेसन करना। जर्मेन वर्ड को पकड़ लेना, बहुत अच्छा वर्ड है ये, है ना। सब्जेक्ट वो आप मिला रहे हो। कंसोलिडेशन का मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा करना, एक साथ लाना। कर विद द RBI lamenting the weak implementation of early warning signs, non-detection of signals during internal audits, and non-cooperation of borrowers during the forensic audits as being among the key factors leading the delayed detection of fraud। देखो ये सेंटेंस लंबा है, एक बार इतना ही पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहा है के साथ ही, विद। अच्छा भाई किसके, RBI के लेमेंट करने के साथ ही। लेमेंट का मतलब होता है चीख चीख चिल्ला चिल्ला कर किसी चीज़ को कहना, है ना, रो रो के। कह रहा RBI के रोने पीटने के साथ ही, और किस चीज़ को लेकर के भाई, RBI रोता पीटता है वीक इम्प्लीमेंटेशन को, बहुत ही कमज़ोर अमलीकरण को, और किसके, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स के। RBI कहता है कि हमारे पास अर्ली वार्निंग सिग्नल्स ही नहीं है ना, हमें पता ही नहीं लगता कब कौन आदमी पैसा लेके भाग गया। तो कह रहे एक तो इस चीज़ को रोने पीटने के साथ ही, और दूसरा कौन सा चीज़ रोता पीटता RBI एलिमेंट करता है, नॉन डिटेक्शन जो है सिग्नल्स का इंटरनल ऑडिट्स के दौरान। RBI ये भी कहता है जब हम ऑडिट करते हैं तो हमें सिग्नल मिलते ही नहीं है ना, बैंक वाले और जो फ्रॉड करने वाले हैं इतनी मुश्किल से इतना जो है अच्छे से छुपा के रखते हैं। और तीसरा कौन सी चीज़ को, नॉन कोऑपरेशन को, असहयोग को बोरोवर्स के द्वारा, कर्जा लेने वालों के द्वारा फोरेंसिक ऑडिट्स के दौरान। जब पूरा फ्रॉड हो जाता है, फोरेंसिक ऑडिट करने बैठते हैं, तब जो है कर्जदार जो होता है वो जाकर के इंग्लैंड में बैठ जाता है। तो RBI के इन तीनों चीज़ों को रोने पिटने के साथ ही, और ये तीनों चीज़ों को कैसे रोता है RBI, ये होने की तरह है उनमें से एक, और किन में से, की जो फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो लीड टू करते हैं डिलेड डिटेक्शन की तरफ, जो लीड टू करते हैं देरी से पकड़े जाने की तरफ फ्रॉड के। RBI कहता है ये तीनों की वजह से ही मैं फ्रॉड नहीं पकड़ पाता, है ना। कह रहा है इस चीज़ के साथ ही। अब देखो आगे बढ़ेंगे। द इम्पेंडिंग कंसल्टेशन ऑफ रिस्क इन फ्यूअल लेंडर्स इज़ फार फ्रॉम रिश्योरिंग। कह रहा है जो आने वाले टाइम में जो इम्पेंडिंग कंसल्टेशन है, इम्पेंडिंग मतलब जो अप्रोच कर रहा हो, है ना, धीमे धीमे आपकी तरफ बढ़ रहा हो। कंसल्टेशन का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना। तो कह रहा है आने वाले टाइम में जो इकट्ठा हो जाने का काम है ना रिस्क का, थोड़े से बैंकों में, ये जो है अपने आप में फार फॉर रीश्योरिंग होगा, रीअश्योर होने से बहुत दूर होगा। RBI वैसे ही परेशान है, जब देश में 50 बैंक्स हैं, जब देश में बैंक ही 5 होंगे, अब उन 5 बैंकों में ये पकड़ तो कुछ पाता नहीं। तो कह रहा है आने वाले टाइम में कंसल्टेशन जो है अपने आप में एक चिंताजनक बात है। 5 ही बैंक है, सारे फ्रॉड उन्हीं के अंदर हो जाएंगे, है ना, समझ गए। कंसल्टेशन की वर्ब है इज़, ये सब्जेक्ट, ये जो सेंटेंस है वो इतना ही था, है ना। कंसल्टेशन की वर्ब है इज़। इम्पेंडिंग जो आपको अप्रोच कर रहा हो, लूम कर रहा हो, है ना। रीअश्योरिंग करना मतलब जो आपको अश्योर करे, जो आपको भरोसा दिलाए। कह रहा था फॉलन ज्वेलर्स केस इज़ ओनली द सिम्टम ऑफ अ डीपर मेलेडी। ये सेंटेंस पूरे आर्टिकल की आत्मा है। कह रहा है जो फॉलन ज्वेलर्स केस है, ज्वेलर मतलब ये जो नीरव मोदी था, ज्वेलर था, जो मतलब जोरी था। फॉलन मतलब जो गिर गया, अब जो है पकड़ा गया। कह रहे हैं ये जो गिरा हुआ व्यापारी जो है ना, इसका जो केस है ये महज एक सिम्टम है, एक जो है निशान है एक बहुत ही गहरी मेलेडी का, बीमारी का। तो बीमारी तो कुछ और है, बीमारी नीरव मोदी नहीं है, बीमारी कुछ और है। नीरव मोदी तो उसका एक सिम्टम है। मेलेडी वर्ड को पकड़ लेना, बीमारी, डिजीज़, मलेज, एलिमेंट, है ना। कह रहा था RBI एज इंडस्ट्री रेगुलेटर नीड्स टू वॉक द टॉक एंड इंश्योर टाइटर ओवरसाइट। बीमारी ये है कि RBI को एक इंडस्ट्री रेगुलेटर के तौर पे, पूरी इंडस्ट्री के जो है मॉनिटर के तौर पे, सुपरवाइज़र के तौर पे ज़रूरत है, नीड है कि वो वॉक द टॉक करे, अपनी बातों पे खरा उतरे और पक्का करे, मोटी इंश्योर करे जो है टाइटर ओवरसाइट को, अच्छी निगरानी को इंश्योर करे। RBI के बातें करता है, हमने ये बना दिया, हमने ये बना दिया।
अब ज़रूरत क्या है, अपनी बातों पे खरा उतरने की। यही बीमारी है सारे देश के बैंकिंग सेक्टर की, है ना। आरबीआई बातों पे खरा नहीं उतरता। अब यहाँ पे ईडीएम आई है वॉक द टॉक। देखो, टॉक द टॉक का मतलब होता है बातें करना बड़ी बड़ी, मैं ये कर सकता हूँ, मैं फला कर सकता हूँ, मैं ढिमकाना, समझ गए ना। जब टॉक द टॉक करते हो, सिर्फ बातों की बात करते हो आप, है ना, टॉक द टॉक। इसका बिल्कुल उल्टा है वॉक द टॉक। और कहीं कहीं पे आपको मिलेगा वॉक द वॉक, दोनों मतलब एक ही है ना। तो वॉक द वॉक या वॉक द टॉक का मतलब है जो बातें आपने कर दी उन वर्ड्स को फुलफिल करना, और टॉक द टॉक का मतलब है खाली खाली बातें। कह रहा है एनी लैक्सिटी थ्रेटन्स ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कह रहा है कोई भी लैक्सिटी अगर देखते हैं हम, कोई भी लीनियंसी देखते हैं, लैक्सिटी का मतलब है ढीलापन। कह रहा है कोई भी ढीलापन या कोई भी हमारी जो नज़रअंदाजी है वो थ्रेटन करती है ओवरऑल सिस्टम की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, हमारी आर्थिक संतुलन को। समझ गए, लैक्सिटी अच्छा वर्ड है, लैक्सनेस भी बोल दो, लीनियंसी बोल दो, इनडिसीजन बोल दो, आपका ढिलाऊपन बोलता है लैक्सिटी को। आज का आर्टिकल थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि कई बार लाइंस को रिपीट करना पड़ा ना, अजीब सा सेंटेंस लिखे हुए हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, मज़ा भी आया होगा फाइनेंशियल आर्टिकल को समझ के। आपका क्विज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, आ जाओ। मुश्किल नहीं है ज़्यादा, है ना। कल वाला भी इजी था, क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने अपडेट कर दिए कमेंट्स में। आज वाला भी मैं आपको घंटे भर में अपडेट कर दूंगा, है ना। बस अभी मैं जब खाना वाना खा के बस अपडेट ही करूँगा मैं। तो ये आपके आंसर्स जो हैं आपको मिल जाएंगे, फटाफट से इसको एक ट्राई दो और अपना स्कोर बताया करो कमेंट्स में, कितने नंबर आपको आउट ऑफ 5 मिले। सब लोग ट्राई करना है ना, ढीठ कोई नहीं बनेगा। मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में। अंटिल देन, साइनिंग आउट।